हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे से यूट्यूब चैनल बिगनर्स विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने शीत युद्ध का जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का, उसका पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 में हमने बात किया कि किस तरीके से नैम के बारे में इंट्रो दिया था। उसके बाद हमने बात की थी साम्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में। उसके बाद हमने अमेरिका के बारे में बात किया था, सोवियत संघ के बारे में बात की, यूरोप के बारे में बात की। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो मेनली क्या है, क्यूबा संकट, नैम। उसके बाद आप बात करेंगे बर्लिन की दीवार, उसके बाद नियो। तो ये 4 टॉपिक हैं, जिसके बाद वो चैप्टर लगभग ओवरऑल आप बोल सकते हैं कंप्लीट माना जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्यूबा संकट के बारे में बात करते हैं। क्यूबा संकट को लेकर के 2 मिथ है या 2 आप बोल सकते तथ्य हैं, क्या वो देखेंगे आप। पहला टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे क्यूबा संकट के बारे में, क्या फिर क्यूबा संकट है क्या। तो मैं आप लोगों को ट्रायंगल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। ये 3 देश हैं। ये हम कब की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं 1961, जब हमारा क्या चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है। उसके बीच में ये क्यूबा संकट था क्या, क्यूबा क्राइसिस था क्या। तो नॉर्मली बात करेंगे, जो यूएसए है इसका एक पास का सटा हुआ या छोटा सा यूरोपीय देश है कौन, क्यूबा, जो किससे टच्ड है, अमेरिका से टच्ड है। लेकिन इससे इसकी दोस्ती ना होकर के जो क्यूबा की दोस्ती है, फ्रेंडशिप, वो किससे है, यूएसएसआर से। क्यों यूएसएसआर से? मेन रीजन ये था कि जब क्यूबा ने अमेरिका से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मदद मांगी, तो अमेरिका ने उस आर्थिक स्थिति को देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। फिर इनके पास दूसरा ऑप्शन था यूएसएसआर, क्योंकि 1945 से लेकर के 1991 तक 2 ही महाशक्तियां थी, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने जब इससे हेल्प मांगी तो इसने क्या कर दिया, मना कर दिया। जब मना किया तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन था यूएसएसआर। यूएसएसआर ने इसके हेल्प करने से क्या कर, बिल्कुल राजी हो गया। रीजन ये था, कंडीशन रखा इन्होंने कि भाई हम आपको मदद तो करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो वो कौन सी जरूरत है आगे चल के हम लोग बात करेंगे। तो ये 3 कंट्री है, तीनों कंट्री के कोई ना कोई लीडर क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यूएसए के। दोस्तों ये 3 नाम वो हैं, ये उस टाइम पर क्या थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये राष्ट्रपति तो नहीं थे, एक आप बोल सकते हैं मेजर लीडर। सोवियत संघ के मेन लीडर के रूप में को निकिता क्रुश्चेव माने गए। उसके बाद आप बात करते हैं क्यूबा के जो प्रेसिडेंट थे, जो राष्ट्रपति थे, वो कौन थे, फिदेल कास्ट्रो। अब जब फिदेल कास्ट्रो ने यूएसए से क्या मदद मांगी, तो यूएसए ने इकोनॉमिकल हेल्प करने से मना कर दिया। ये किसकी तरफ गए, यूएसएसआर की तरफ गए। अब घटना क्या है कि जब यूएसएसआर ने इसकी मदद करी, इसके सामने कंडीशन रखी कि हम आपकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मिलिट्री को आपके क्यूबा के मतलब जो मिलिट्रेंट आप बोल सकते हैं प्लेस है, वहां पर अपने सेना को हम लोग क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे, वहां पर पुट अप करेंगे, ताकि हम वहां से अमेरिकी गतिविधियों पर क्या कर सके, नजर रख सके। तो दोस्तों इन चीजों के बारे में हम लोग कैसे बात करेंगे, देखिए ये घटना कब की है, 1961 की है। लेकिन 1962 में आपको एक घटना देखने को मिलती है। उस घटना का नाम क्या है, जब ये वही कंडीशन थी यूएसएसआर की। इन्होंने कहा था कि हम आपको सहायता तो करेंगे, लेकिन सहायता करने के बदले में उन्होंने क्या मांगा भाई, जब यूएसएसआर ने अपने सैन्य को क्यूबा में तैनात कर दिया। अब तैनात करने के साथ साथ वहां पर हथियार भी क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। किसके टाइम पर आप बात करेंगे, निकिता क्रुश्चेव के टाइम पर। तो यहां से मेन इसका क्या मतलब था, ताकि इसके कंधे पर
आप बोल सकते हैं निशाना लगा सके वो किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। तो इसके लिए प्लस पॉइंट ये था कि अमेरिका के मुकाबले यूएसएसआर पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे शीत युद्ध के टाइम पर 1961 में आप बात करेंगे कि इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि अगर वो चाहे तो अमेरिका पर हमला करके अमेरिका को खत्म कर सकता था। यानी कि जो वर्ल्ड वॉर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी उसको वो क्या करता। अब बात करेंगे वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति कौन से, थर्ड की बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले दो तो हो चुके हैं, जब दूसरे की समाप्ति हुई तभी शीत युद्ध की क्या हुआ, स्टार्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये चीज, तो अमेरिका पहली बार इस चीज से क्या हो गया, घबरा गया। जब यूएसएसआर ने अपने मिलिट्री को कहां पर, क्यूबा में क्या किया, स्टैब्लिश किया। अब स्टैब्लिश करने के बाद लगभग अमेरिका को ये बातें कितने दिन पता लगती हैं भैया, आप बात करते हैं 21 से लेकर के 25 दिन, यानी कि बुक में आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो लगभग बात करते हैं 3 सप्ताह, 7-21 बात करते हो अप्रोक्सीमेट। तो ये चीजें आपको क्या करने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूबा संकट के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर जो यूएसए है, अब बात करते हैं यूएसएसआर है, क्यूबा। तो यूएसएसआर तो पावरफुल है, लेकिन फिर भी अमेरिका यहाँ पर डरता नहीं है। अमेरिका क्या कहता है निकिता क्रुश्चेव को कि जो भी आपके जहाजी बेड़े हैं, जो जंगी हैं, जिसको आप शिप्स बोलते हैं, पहले क्या होता था समुद्री माध्यम से चीजों को प्रमोट किया जाता था, आयात निर्यात। तो उन्होंने कहा, किसने, जॉन एफ कैनेडी ने, किससे, आप बात करेंगे निकिता क्रुश्चेव से, आप अपने जहाजी बेड़ों को यहाँ से क्या कर ले, तो अग्रीमेंट के माध्यम से इसको क्या किया गया भैया, वापस कर लिया गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूबा संकट के नाम से, कि ऐसी स्थिति लग रही थी कि भैया यूएसएसआर क्या करेंगे, पहली बार यूएसए पर अटैक करके पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि शीत युद्ध का मतलब ही क्या होता है, युद्ध की स्थिति बने रहना, लेकिन युद्ध का ना होना ही क्या कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है। तो ये पहला टॉपिक था जो हमने शीत युद्ध के चरम के बारे में हमने किसके ऊपर जाना, क्यूबा संकट के बारे में। अब दोस्तों दूसरा टॉपिक है हमारा नैम के बारे में। नैम क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं इसको। गुट निरपेक्ष देश के नाम से इसको जानते हैं। ये किन देशों के लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा, आप बात करेंगे यहाँ पर, खास तौर पे ये उन देशों के लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट साबित हुआ जो रिसेंटली 1945 के बाद क्या हुए थे, आजाद के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे भारत के 5 कंट्री हैं जो नॉर्मली क्या करते हैं, नैम को स्टैब्लिश करते हैं, उन 5 के बारे में देखते हैं। नैम के संस्थापक देश जिसको बोलते हैं हम लोग, ये वो 5 लोग हैं जिन्होंने, या 5 कंट्री बोल सकते हैं, आप देश बोल सकते हैं, जिन्होंने मिलकर के किसकी स्थापना करी है। तो भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, जेएलएन जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, इंडोनेशिया के सुकर्णो, उसके बाद इजिप्ट के अब्दुल गमान नासिर, घाना के वामे नक्रुमा और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटो। तो इनका मेन मोटिव क्या था नैम बनाने का, आप देखेंगे पहले लोगों के सामने 2 ही ऑप्शन थे, यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। जब लोग आजाद हुए, आप बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड पर लगभग 75 to 80% क्या था, यूके का जिक्र किया। इससे पहले ये किसके लिए बेनिफिशियल था, आप बात करेंगे जो नए नए देश क्या हुए, आजाद हुए। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जब नैम नहीं होता तो बाकी कंट्रीज के लिए जो रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुए तो उनके लिए क्या होता, उनके सामने या तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो यूएसए में जाए या यूएसएसआर में जाए, साम्यवादी व्यवस्था को अपनाए या पूंजीवादी। लेकिन तीसरे ऑप्शन के रूप में उभर करके आता है नैम। नैम का ये कहना था कि जो भी कंट्री आकर के हम में मर्ज होंगी भैया, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब स्वतंत्र होंगी, आजाद होंगे, गुलाम नहीं होंगे। लेकिन अगर वो
ये नहीं होता तो क्या होता कि यूएसए और यूएसएसआर की बात करते दोबारा जाने के बाद ये दोबारा क्या होते, इनके गुलामी तो होते। तो इन गुलामी से आजादी के देने के लिए आप बोलेंगे या गुलामी से बचाने के लिए नेम का निर्माण किया गया। निर्माण करने में इन 5 लोगों की अहम भूमिका रही। अब जाहिर सी बात है, हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, आप बात करेंगे कि इन्होंने क्या बनाया, नियो बनाया। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो ये 5 देश थे जिन्होंने नैम को स्थापित किया या नैम को बनाया, उन्होंने क्या लाया, एक भैया बात करोगे NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बोलते हैं, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन के बारे में बात करते हैं। इसका मेन मोटिव क्या था कि जितने भी इसमें कंट्री जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे 5, तो इन 5 की अर्थव्यवस्था का क्या करना, विस्तार करना। विकास करना, इनके बारे में जानेंगे। तो इन्होंने किस तरीके से इन 5 देशों के इकोनॉमिकल को ठीक करा, आप बात करेंगे। ट्रायंगल्स के रूप में समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। UNO, नैम और अंकटाड, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई। इसकी आप बात करेंगे। अब अंकटाड, अंकटाड क्या है, इसका एक व्यापारिक एक संघ के बारे में बात करते हैं, एक सब पार्ट से इसका, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो व्यापारी संबंधी नीतियों को क्या करता है, देखता है। तो नैम ने नियो बनाया। अब नियो ने क्या किया, या बोल सकते हैं नैम वाले लोगों ने एक अपील डाली किसके पास, अंकटाड के पास, कब, 1972 में, कि आप हमारी बातों को कहां तक पहुंचाइए, UNO तक। तो इन्होंने 1972 में एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, मतलब विकास के लिए एक नई अवधारणा के बारे में बात करते हैं, एक नई नीति के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने 1972 में कहां पर ये चीजें रख दी, UNO के पास। अब UNO के पास जब इन्होंने रखी तो इनकी डिमांड भी तो होगी कुछ। आप बात करेंगे नैम ने नियो बनाया तो नियो की कुछ डिमांड भी तो होगी। तो इनका ये कहना था, 4 चीजें निकल करके सामने। एक तो जो नैम से संबंधित देश हैं, बात करते हैं जो रिसेंटली आजाद हुए, वो क्या करेंगे कि अमीर जिस मार्केट का इस्तेमाल करते हैं वो इन मार्केट्स का क्या करेंगे, ये भी इस्तेमाल करेंगे। पहले डिमांड इनकी ये थी। दूसरी डिमांड क्या थी कि हम बाहर से जो आयातित वस्तुएं मंगवा रहे हैं, यानी कि आप बात करते हैं एक्सपोर्ट वाली जो चीजें कर रहे हैं, उसकी लागत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तीसरी क्या होंगी कि भैया जिसमें जो कैपिटलिस्ट हैं या आप बोल सकते हैं कम्युनिस्ट, यानी कि जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, जिस मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें इनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद आप बोल सकते हैं उनके मार्केट तक इनकी पहुंच होनी चाहिए। 4 चीजें ऐसी थी। और सबसे पहली बात क्या, इनके जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों पर इनका खुद का नियंत्रण होगा। ये किनकी बातें थी, नियो की बातें थी, नैम की बातें थी, जिन्होंने अपनी बातें अंकटाड के थ्रू कहां पर रखी, UNO में। तो ये पॉलिसी जाकर के अभी तक चीजें क्या हो रही हैं, मूव ऑन हो रही है। इसी को हमने किस नाम से जाना, नैम के नाम से जाना। और नैम ने क्या बनाया, नियो बनाया। तो हमारा दोस्तों लास्ट टॉपिक रह गया है बर्लिन दीवार। होप सो ये समझ में आया होगा। रफ करता हूं। बर्लिन दीवार के बारे में बात करते हैं। बर्लिन एक यूरोपियन कंट्री है जिसको आप बात करते हैं जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन जो दीवार है 1961 में बनाई गई और 1989 में क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या कि जो 1961 में जो जर्मनी है उसका 2 भागों में क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया, जिसको आप बोलेंगे पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। अब जाहिर सी बात है, पश्चिमी जर्मनी वाले किसको सपोर्ट करेंगे, यूएसए विचारधारा जिसको आप कैपिटलिस्ट बोलते हैं। पूर्वी वाले किसको सपोर्ट करेंगे, यूएसएसआर को। तो यहाँ पर आपको क्या पता लगा कि जब 1961 में जर्मनी की आप राजधानी जिसको आप बर्लिन बोलते दीवार बनाएगी तो जर्मनी की शक्ति 2 भागों में क्या हो गई, विभाजित हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जर्मनी के लिए क्या था, नेगेटिव पॉइंट था। लेकिन 1989 में वो दौर दोबारा आया जब जाकर के क्या हुए, ये जो बर्लिन की दीवार है ये क्या कर दिया गया, इसको तोड़ दिया गया, जिससे कि पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन वाले जो लोग हैं या जर्मनी वाले लोग हैं वो क्या हो गए, आपस में इंटीग्रेट हो गए, यानी कि एक हो गए। तो एक होने से उनकी एकता
और क्या हो गई, बढ़ गई, या आप बोल सकते हैं ताकत बढ़ गई। तो ये चीजें ये भी है क्या कि ये किस चीज को दर्शाता है, ये शीत युद्ध की समाप्ति के अंत को भी दर्शाता कहीं ना कहीं। तो ये ओवरऑल कहानी थी किसके बारे में, बर्लिन की दीवार के बारे में। तो 1961 में 2 घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। एक तो सबसे पहले क्यूबा क्राइसिस के बारे में हमने बात किया, उसके बाद 1961 में ही जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, या और एक तरीके से बर्लिन की हमने क्या दीवार के बारे में बात की कि दीवार जब बनाई गई तो नॉर्मली जर्मनी 2 भागों में बट गया, जिसको आप पूर्वी बोलते हैं और पश्चिमी बोलते हैं। लेकिन 1989 का टाइम आता है जब बर्लिन के दीवार को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। उस दीवार की लगभग लंबाई थी 150 किलोमीटर। तो ये दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कराया है। अगर इसमें कुछ कमियां नॉर्मली बात करते हैं या अगर आपको सही लगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच।